आतिश फिशां बुक 1 पार्ट 27 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीर कारवां। जब हम उस इमारत से बाहर निकले तो सिगरेट फरोश की दुकान से हमारे पीछे लगने वाले वो दोनों गुंडे गली में मौजूद थे। इतना तो मैं समझ गया था कि वो ताइवान के पास एक बड़ी रकम देखकर हमारे पीछे लगे थे। उनसे निमटना ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर मैं कोई हंगामा नहीं चाहता था। मैंने ताइवान से सरगोशी की और हम दोबारा उस इमारत में दाखिल हो गए और कुछ ही देर बाद हम उस इमारत के अकबी दरवाजे से निकल रहे थे। उस तरफ चंद गज का फासला तय करते ही ये खाली टुक टुक मिल गया। हमने टुक टुक पर बैठने में देर नहीं लगाई। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, मगर वो गुंडे नजर नहीं आए। शायद वो अब भी इमारत के सामने वाले रुख पर खड़े थे। सुखमवर्ड रोड की तरफ एक ज़ेली सड़क सोए 5 पर वो स्टोर तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये शहर का सबसे बारौनक इलाका था। बड़े बड़े स्टोर्स इस इलाके में थे। यहाँ होटलों और रेस्टोरेंट्स की भी भरमार थी। स्टोर्स तो 11 बजे तक बंद हो जाते थे, मगर होटल और रेस्टोरेंट रात भर खुले रहते थे, जिनकी वजह से रात गए तक यहाँ बड़ी रौनक लगी रहती थी। वो स्टोर बंद हो रहा था, लेकिन कौशल्या की बहन शांति से मुलाकात हो गई। उसकी शक्ल बड़ी हद तक कौशल्या से मिलती जुलती थी, लेकिन उम्र में तकरीबन 10 साल का फर्क था। तुम लोग कौन हो और कौशल्या से क्यों मिलना चाहते हो? उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ घूरती निगाहों से देखा। उससे एक जरूरी काम है, तुम्हें नहीं बता सकते। वो अपनी जान बचाने के खौफ से छुपती फिर रही है। मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ होगी। वैसे तुम लोगों से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? देखो शांति, मुझे मालूम है कि चंद रोज पहले तुम उसे सॉन्ग 3 स्ट्रीट वाले फ्लैट से ले गई थी। मुझे ये भी मालूम है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। हम उसकी मदद करना चाहते हैं। कौन हो तुम? शांति चौंक गई। उसका दोस्त। कल भी एक आदमी उसे पूछता हुआ आया था। उसने भी अपने आप को कौशल्या का दोस्त कहा था, लेकिन मैं उसकी बातों से समझ गई थी कि वो दोस्त नहीं हो सकता। उसे भी मैंने यही जवाब दिया था कि मैं कौशल्या के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं वाकई उसका दोस्त हूँ, महाराज का आदमी। अगर तुम चाहो तो महाराज के जिम्नेजियम में मास्टर होचन को फोन करके मेरे बारे में तस्दीक कर सकती हो। मेरा नाम वजदान है। वजदान? तुम वो हो जिसकी वजह से कौशल्या भी मुसीबत में मुब्तला है? तुम्हारी वजह से ही। और मैं ही उसे इस मुसीबत से निकालना चाहता हूँ जिसमें वो खुद फंसी थी। बहरहाल, यहाँ खड़े होकर बातें नहीं हो सकती। अगर तुम कौशल्या के बारे में जानती हो तो हमें बता दो। वो चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो सॉन्ग 3 स्ट्रीट वाले फ्लैट में रही थी? चंद रोज पहले उसने मास्टर होचन को अपना फोन नंबर लिखवाया था। बाद में मास्टर ने कई मरतबा फोन किया, मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। उस वक्त हम इसी फ्लैट पर गए थे। सामने वाली पड़ोसन ने बताया कि कौशल्या को उसकी बहन ले गई थी। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। यकीन करो, हम उसके दोस्त हैं और महाराज भी उसकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा। उस वक्त हम दुकान के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उसके साथ ही हम तीनों मोहतात निगाहों से इधर उधर भी देख रहे थे। शांति चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर इशारा करते हुए एक तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद हम एक टैक्सी में बैठ गए। हमारा टैक्सी का सफर सोए 22 पर खत्म हो गया। टैक्सी का किराया थाईवांग ने अदा किया। वो बिल्डिंग 7 मंजिला थी और शांति का फ्लैट आखिरी मंजिल पर था। हम लिफ्ट से निकलकर शांति के पीछे चलते हुए एक फ्लैट के सामने रुक गए। शांति ने 2 मरतबा बेल बजाई, मगर दरवाजा नहीं खुला। उसने अपने बैग से चाबी निकालकर ताला खोला और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। कौशल्या, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है। वो आवाजें देते हुए आगे बढ़ने लगी। थाई और मैं भी उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई गड़बड़ हो। शांति ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने बत्ती जलाई, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और आगे का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। कौशल्या बेड पर इस तरह आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी कि उसका एक पैर नीचे लटका हुआ था। शहरक कटी हुई थी और एक खंजर दस्ते तक सीने में बेबस था। कौशल्या के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मौत की घाट उतारने से पहले उसके साथ क्या सलूक किया गया होगा। उसकी आंखें फटी पड़ रही थी और चेहरे पर अजियत के तासुरात मुंजमद होकर रह गए थे। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। कौशल्या मुए थाई की माहिर थी। वो 1 या 2 आदमियों के काबू में आने वाली नहीं थी। उसका मतलब था कि वो 2 से ज्यादा आदमी थे। अफरा तफरी की कैफियत सिर्फ इसी कमरे में थी। यहाँ कुछ और चीजें बिखरी हुई नजर आ रही थी, जैसे धींगा मुश्ती हुई हो। मैंने थाईवांग की तरफ देखा। उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया था, जबकि शांति मुसलसल चीख रही थी। थाई शांति को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर कौशल्या के बाजू को छूकर देखा। बाजू ठंडा और अकड़ा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि उसे कई घंटे पहले कत्ल किया गया था। बिस्तर की चादर पर बिखरा हुआ खून भी जमकर स्याही माइल रंगत इख्तियार कर चुका था। शांति के चीखने की आवाजें सुनकर दरवाजे पर कुछ लोग जमा हो गए। एक औरत और 2 आदमी अंदर आए और वो ये मंजर देखकर वो लोग भी कांप उठे। आज दिन में यहाँ कोई आया था? मैंने उस औरत की तरफ देखते हुए पूछा।
वो सामने वाले फ्लैट में रहती थी। 11 बजे के करीब 3 आदमी आए थे। मैं उस वक्त अपने बच्चे को लिए दरवाजे में खड़ी थी। उनमें से एक ने बेल बजाई। कौशल्य ने दरवाजा खोला तो वो चंद लम्हे कौशल्य से सरगोशी में बातें करने के बाद अंदर चले गए। मैंने उन तीनों को वापस जाते नहीं देखा, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं भी किसी काम से चली गई थी। 2 औरतें और अंदर आ गईं और वो सब शांति को संभालने की कोशिश करने लगी, जो बुरी तरह बिखरी जा रही थी। मेरे ख्याल में वहां रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने थाई को इशारा किया और हम दोनों खामोशी से बाहर आ गए। कौशल्य के कत्ल की खबर ना सिर्फ पूरी बिल्डिंग में बल्कि उस गली में भी फैल गई। लोग बिल्डिंग के सामने जमा हो रहे थे और कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे। बाज लोगों ने हमारी तरफ भी देखा, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने थाई वांग को इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता एक तरफ चलने लगा। मैं जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था, ताकि हम किसी नई मुसीबत में ना फंस जाएं। हम सोए 22 से निकलकर एक और गली में घूमते हुए सोए 16 पर आ गए। वहां से हमें एक टुक टुक मिल गया। मैं टुक टुक में इस तरह बैठा था कि ड्राइवर के दाएं तरफ बाहर की तरफ लगा हुआ अकबी मंजर पेश करने वाला आईना मेरे सामने था और मैं आईने में देख रहा था। वो कोई मोटरसाइकिल थी जिसके हेड बल्ब की रोशनी में आईने में चमक रही थी। पहले तो मैंने ख्याल नहीं किया, लेकिन प्लाटन चट रोड पर पुलिस सेंट्रल अस्पताल के करीब पहुंचकर मैं चौंके बिना न रह सका। इस दौरान में हम कई सड़कों पर मुड़े थे और उस मोटरसाइकिल का पीछे लगे रहना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। थाई, एक मोटरसाइकिल हमारे पीछे आ रही है और मेरा ख्याल है हमारा ताक़ुब सोए 22 से हो रहा है। मैंने सरगोशी की। थाई ने पीछे मुड़कर देखा और सीधी होकर बैठ गई। रामावन रोड पर रेलवे ब्रिज पार करने के बाद मैंने टुक टुक चाई रोड की तरफ मुड़वा लिया। उस तरफ गुंजान आबादी थी और 2-3 नाइट क्लब्स के अलावा रात भर खुले रहने वाले कई रेस्टोरेंट्स थे। और फिर मैंने एक मोड़ पर टुक टुक रुकवा लिया। थोड़ी देर बाद वो मोटरसाइकिल तकरीबन 20 गज आगे निकलकर एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे और दोनों ही शक्ल से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। थाई वांग ने टुक टुक वाले को किराया अदा किया और हम सड़क पार करके एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, लेकिन इस इलाके में रौनक ऐसी थी जैसे अभी शाम उतरी हो। इस इलाके में तंगोतारी गलियां भी थीं। ऐसे इलाके आमतौर पर जराइम पेशा लोगों की सरगर्मियों का मरकज बने रहते हैं। राजधानी और लूटमार की वारदातें रोज का मामूल थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही एक मेज पर कांग को बैठे देखकर मेरे होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसके साथ 2 लड़के और थे और उन दोनों का ताल्लुक भी महाराज के जिम्नेजियम से था। थाई ने भी उसे देख लिया था। मैं इसीलिए यहाँ आई थी। वो एक मेज के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। ये इलाका चाइना टाउन से मुत्तसिल है, बल्कि से भी चाइना टाउन का एक हिस्सा ही समझा जाता है। वार्ड ट्रिमेंट और महाराज का जिम्नेजियम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे यकीन था कि महाराज के कैंप का कोई न कोई आदमी यहाँ जरूर नजर आ जाएगा। मैं भी उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। जब हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो कांग ने सरसरी सी निगाहों से हमारी तरफ देखा। उसके बाद कोई तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब था कि वो हम में से किसी को पहचान नहीं सका था, लेकिन मुझे हैरत थी कि इन दोनों गुंडों ने हमें कैसे पहचान लिया जो सोए 22 से हमारे पीछे लगे हुए थे। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो पहले से उस बिल्डिंग की निगरानी कर रहे हों। हम चूंकि कौशल्य की बहन के साथ थे, इसीलिए हमें मुश्तबा समझकर हमारा पीछा शुरू कर दिया गया था। और फिर ये बात भी समझ आ गई कि कौशल्य को किस तरह तलाश करके मौत के घाट उतारा गया था। टाइगर को किसी तरह पता चल गया होगा कि उसके मंसूबे की मुखबिरी कौशल्या ने की थी। कौशल्या के गायब हो जाने से उसके शुबा यकीन में बदल गया होगा। वो उसे तलाश कर रहे थे और फिर किसी तरह उन्होंने कौशल्या की बहन शांति का पता चला लिया। सिर्फ 1 रोज पहले 2 आदमी कौशल्या के बारे में पूछते हुए शांति के पास गए थे और शांति ने लाइल्मी का इजहार किया था। और फिर शांति की निगरानी करके उसके फ्लैट का पता चला लिया गया। और जब आज शांति स्टोर पर गई तो 3 आदमी फ्लैट पर पहुंच गए। हो सकता है उन्होंने कौशल्या को दोस्त और हमदर्द जाहिर किया हो, जिस पर कौशल्या ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी हो। और फिर उन्होंने कौशल्या के साथ वो सब कुछ किया जो बदमाशों को एक जवान और हसीन औरत के साथ करना चाहिए था। फिर उन्होंने नहायत बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया। किसी ने कौशल्या के चीखने की आवाज नहीं सुनी थी। उसके कमरे की हालत बता रही थी कि उसने मज़ाहमत की होगी। उसके चीखने की आवाज शायद इसलिए नहीं सुनी गई कि उसका मुंह बंद कर दिया गया होगा। यकीनन यही सब कुछ हुआ होगा। मैंने सोचते हुए सर हिला दिया। थाई वांग ने कॉफी का ऑर्डर दिया था। वेट्रेस ने 2 मग हमारे सामने रख दिए और हम दोनों ने अपने अपने मग उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान में मैंने उन दोनों को रेस्टोरेंट के दरवाजे में दाखिल होते देखा। वो दोनों इधर उधर देखते हुए हमारी मेज की तरफ आ रहे थे। मैंने कांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन के तासुरात नजर आ रहे थे। शायद वो उन दोनों का अंदाज देखकर चौंक गया था। वो दोनों हमारी मेज पर कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। उनमें से एक के चेहरे पर चुग्गी सी दाढ़ी थी, दूसरा क्लीन शेव था। दाढ़ी वाले ने अपनी कुर्सी थाई वांग की तरफ घसीट ली और बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी रान पर हाथ रख दिया। उसके होंठों पर बड़ी मकरू सी मुस्कुराहट थी। थाई वांग का चेहरा तमतमा उठा। उसमें गुस्सा भी था और कुछ खौफ भी। उसने दाढ़ी वाले का हाथ झटक दिया। अगर यहाँ बैठना तो शराफत से बैठो, वरना किसी और मेज पर चले जाओ। थाई ने गुर्राते हुए कहा, शराफत?
हम तो अब तक शराफत के सबूत देते आए हैं, वरना तुम जैसे लोगों को तो पहले रोज ही कुचल देना चाहिए। क्या बकते हो? थाईवांग ने खूंखार नजरों से उसे देखा। क्या समझते हो तुम हमें? हमारा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? क्या यहाँ गैर मुल्की मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अगर बदतमीजी की तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस? पुलिस के पास तो शायद तुम खुद भी नहीं जाना चाहोगी, इसलिए कि पुलिस तो पहले ही तुम लोगों की तलाश में है। भिक्षु शू फांग मौत की दहलीज से पलटकर वापस आया है। थाईवांग के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। ए मिस्टर, मैंने मदाखलत करते हुए कहा, तुम लोग शराफत से यहाँ से उठोगे या कोई और तरीका इख्तियार किया जाए? हम टूरिस्ट हैं, हमारा किसी भिक्षु से क्या ताल्लुक हो सकता है? अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम वाकई टूरिस्ट हो तो हम खामोशी से यहाँ से उठकर चले जाएंगे। बसूरत दीगर टाइगर तुम लोगों को पाकर बहुत खुश होगा। क्लीन शेव वाले ने कहा, हम किसी टाइगर को नहीं जानते, तुम लोग शराफत से उठ जाओ यहाँ से। मैंने कहा, कौशल्या को तो तुम जरूर जानते होगे। तुम लोग कौशल्या से मिलने उसकी बहन के साथ उसके फ्लैट पर गए थे, लेकिन वहां उसकी लाश देखकर भाग निकले। अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। बेहतर यही कि तुम लोग खामोशी से उठकर हमारे साथ चल पड़ो। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम दोनों का अशर भी कौशल्या से मुख्तलिफ नहीं होगा, और उसकी लाश तो तुम लोग देख ही चुके हो। अब मामला मुख्तलिफ हो गया था। उनका तज्जिया बहुत सही था, वो हमें पहचान गए थे। क्लीन शेव वाले ने खंजर निकाल लिया। उसने खंजर की नोक इस तरह मेरे पहलू से लगा दी कि कोई दूसरा देख न सके। मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम खुदकुशी करना पसंद नहीं करोगे। क्लीन शेव वाले ने कहा। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। खंजर की नोक मेरे पहलू में चुभ रही थी और उसका ख्याल था कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ट्रेनिंग की सख्तियां इसलिए नहीं उठाई थी कि अपने आप को इस तरह आसानी से किसी के हवाले कर दूं। मैंने दोनों पैर फर्श पे जमाए और पूरी कुव्वत से अपने आप को पीछे धकेला। कुर्सी उलट गई। मैंने भी कुर्सी के साथ ही फर्श पे उल्टी कलाबाजी खाई थी। क्लीन शेव वाला बड़ी फुर्ती से उठ गया, लेकिन मैं उससे पहले संभल गया था। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक रसीद की। वो उछलकर दूसरी मेज पर गिरा। दाढ़ी वाला मेरी तरफ बढ़ा। उस वक्त मैं भी फर्श पे गिरा हुआ था। दाढ़ी वाला जैसे ही मुझ पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा, मैंने बैठे बैठे ही तेजी से घूम गया। मेरे पैर उसके घुटने के जोड़ के पीछे की तरफ लगा। वो उछलकर पुश्त के बल गिरा। इसी दौरान क्लीन शेव वाला मुझ पर हमलावर हो चुका था। खंजर उसके हाथ में था। मैंने उसका वार रोका और पैर से उसकी बगल में जोरदार जरब लगाई। वो मेरे ऊपर से उलटकर दूसरी मेज से टकराया। उसका खंजर वाला हाथ अभी तक मेरी गिरफ्त में था। मैं उसका हाथ छोड़े बगैर उठ खड़ा हो गया और उसके बाजू पर कंधे के करीब जोरदार किक लगाई। वो बिलबिला उठा। दाढ़ी वाला फिर मेरी तरफ लपका। अब उसके हाथ में भी खंजर था। वो मेरी पुश्त पर वार करना चाहता था। मैं बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया। वो मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ एक और मेज से जा टकराया। 3 मेजें उलट चुकी थी। ग्राहकों में मर्द भी थे और उनके साथ शिकारी किस्म की औरतें भी। रेस्टोरेंट में भगदड़ सी मच गई। औरतें बुरी तरह चीख रही थी। थाईवांग भी एक तरफ खड़ी चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। अब वो दोनों मुकाबले पर खड़े हो गए। दाढ़ी वाले ने हमला किया। जैसे ही वो आगे लपका, मैं बड़ी फुर्ती से पुश्त के बल फर्श पे गिर गया और दोनों पैर हमलावर के पेट पर जमाकर उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया। वो कलाबाजी खाता हुआ पिछली मेज पर गिरा और मेज समेत दूसरी तरफ उलट गया। मैं अभी फर्श पर ही था कि क्लीन शेव वाले ने हमला कर दिया। मैं फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। वो मुंह के बल गिरा और फिर मैंने हरकत करने का मौका दिए बगैर उसे छाप लिया। मैंने उसकी दोनों टांगे पकड़कर कमर की तरफ दोहरी कर दी। बोस्टन क्रैब का ये दाव बड़े बड़े सुरमाओं को चीखने पर मजबूर कर देता है, और वो तो एक मामूली सा लड़ाका था। रीढ़ की हड्डी पर जरा सा दबाव पड़ा तो बिलबिला उठा। कांग और उसके साथी अभी तक मेज पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी इस लड़ाई में मदाखलत की कोशिश नहीं की थी। इसी दौरान में दाढ़ी वाला भी संभल चुका और फिर ठीक उसी वक्त 2 और गुंडे हाथों में खंजर लिए चीखते हुए अंदर दाखिल हुए। जाहिर है इन्हीं के साथी थे वो जिनसे मैं नबरत आजमा था। इन नए आने वालों को देखकर कांग भी अपने साथियों को इशारा करता हुआ उठ खड़ा हुआ। कांग, ये टाइगर के आदमी हैं। इन लोगों ने कौशल्या को मार डाला। ये लोग बचकर जाने ना पाए। कांग अब तक मुझे पहचान नहीं सका था, लेकिन मेरी आवाज सुनकर वो उछल पड़ा और दूसरे ही लम्हे वो और उसके साथी नए आने वाले और पहले वाले गुंडों पर टूट पड़े। मैंने अपने हरीफ की दोनों टांगे अपनी कमर के गिर्द लपेट ली और उसे जमीन से जरा ऊपर उठाकर अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमने लगा। फिर मैंने उसकी टांगे छोड़ दी। वो चीखता हुआ एक मेज से टकराकर फर्श पे गिरा। कांग और उसके साथियों ने मेरे हरीफों के खिलाफ महाज खोल दिया। इस रेस्टोरेंट में अब बाकायदा जंग छिड़ चुकी थी। रेस्टोरेंट में अब कोई ग्राहक नहीं रहा था। चलो, अब हमारी यहाँ जरूरत नहीं रही, निकल चलो, मैंने थाईवांग की तरफ देखते हुए कहा। उधर पिछले दरवाजे से, मैंने इशारा किया। मैं उसका हाथ पकड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने से पहले मैंने मुड़कर देखा। अंदर घमसान का रन पड़ा था। कांग और उसके साथियों का पल्ला भारी नजर आ रहा था।
मुझे वहां से निकलने में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं जानता था कि कांग और उसके साथी मार नहीं खाएंगे। हम उस तारीख गली में दौड़ते हुए दूसरी तरफ सड़क पर निकल आए। एक कार गली के मोड़ पर आहिस्ता हुई तो थाई वांग ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रुकने का इशारा किया। कार रुक गई। उसमें एक ही आदमी था। थाई ने मुझे इशारा किया और खुद ड्राइविंग साइड पर चली गई। हमें व्हाइट ऑर्चर्ड अस्पताल जाना है, इमरजेंसी है प्लीज, वो खिड़की पर झुककर मतलजी लहजे में बोली। व्हाइट ऑर्चर्ड अस्पताल इसी तरफ थोड़ा आगे था जिस तरफ कार का रुख था। और फिर इससे पहले कि वो आदमी को जवाब देता, थाई ने एक झटके से दरवाजा खोला और आदमी को बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया। ये सब कुछ उस आदमी के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। थाई ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया और बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। इस दौरान मैं भी पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया था। इंजन स्टार्ट ही था। थाई ने गियर में डालकर गाड़ी को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। वो कार हमने चक्रापीठ रोड पर ब्रिज के करीब छोड़ दी। वहां से एक टुकटुक पर बैठकर किंग टॉक्सन के स्टेचू वाले चौराहे तक पहुंचे और वहां से पैदल चलते हुए वांग वंगयाय रोड पर होते हुए अपने कॉटेज वाली गली में आ गए। कमरे में दाखिल होते ही थाई वांग बेड पर ढेर हो गई। उस वक्त तो शायद जोशी जज्बात में उसने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब इन संगीन लम्हात के असरात जाहिर होने लगे थे। उसके चेहरे पर पीलाहट सी आ गई थी और जिस्म हौले हौले कांपने लगा था, जैसे उसे सर्दी लग रही हो। क्या हुआ थाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरे लहजे में तशवीश थी। कौशल्या की लाश, उन्होंने किस बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया और तुम्हें किस तरह उन दोनों ने घेर लिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसके होठों पर कपकपाहट थी। चंद लम्हे वो मेरी तरफ खामोशी से देखती रही। फिर उसने उठकर वालेहाना अंदाज में मुझे अपने साथ लिपटा लिया और मेरी पेशानी और रुखसारों पर बोसे देने लगी। मैं उसके आगोश में सिमट गया। उसके आगोश की गर्मी से मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। औरत किसी भी रूप में हो, महबूबा हो या बीवी, मर्द को उसमें ममता की झलक नजर आ जाती है और उसके आगोश में समाकर वो बड़ा सुकून सा महसूस करता है। यही कैफियत इस वक्त मेरी भी थी। मेरा थाई वांग से कोई रिश्ता नहीं था। ना वो मेरी माँ थी, ना बीवी और ना महबूबा। वो औरत थी, उसमें ममता थी और मैं थाई वांग के आगोश में ममता की इस गर्माहट को महसूस कर रहा था। कई मिनट गुजर गए या शायद कई सदियां। थाई वांग ने मुझे अपने से अलग किया। चंद लम्हे मेरे चेहरे को देखती रही, फिर मेरी पेशानी पर बोसा देते हुए बोली, तुम कौन हो वजदान? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा क्यों समझने लगी हूँ? इंसानियत का रिश्ता सबसे अजीम और मुकद्दस होता है। यही रिश्ता इंसान को इंसान बनाता है। अगर ये रिश्ता टूट जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। तुम ठीक कहते हो, शायद इंसानियत का रिश्ता ही हम एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं। मैं जवाब देने के बजाय उसकी तरफ देखता रहा। मुझे उस रात नर्स शीनू ने सब कुछ बता दिया था। मुझे वो रात याद थी जब मैं अपनी जान बचाने के लिए रोज क्लब से भागा था और सड़क पर छुपकर थाई की कार में पनाह ली थी। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा था और फिर कुछ बगैर पूछे कार वहां से भगा के ले आई थी। उसने कितनी सच्चाई से शीनू को सब कुछ बता दिया था। वो मुझे किस नियत से वहां लेकर आई थी। उसके साथ रहते हुए 1-2 दिन में तो मैंने भी ये महसूस किया। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा करती थी। उसका ख्याल था कि शायद मैं कोई हरकत करूंगा, मगर उसके जिस्म पर कौड़े बरसाकर मैं कमरे से निकल आया था। उसके बाद भी कई मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन वो मौका कभी नहीं आया जिसका उसे इंतजार था। थाई वांग तवील अरसे से शायद इसी जहनी कश्मकश में थी कि मेरे साथ कौन सा रिश्ता इस्तेवार करे, और आज उसके दिमाग पर छाई हुई धुंध छट गई थी। उसका जहन साफ हो गया था। थाई, आज शायद तुम्हें भी सुकून मिल गया है। तुम्हारी बेकरारी में ठहराव आ गया है। तुम्हारे चेहरे की तमानियत और आंखों की चमक बता रही है कि हाँ, मुझे वाकई करार आ गया है। उसने मेरी बात काटी। मैं आज अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हम चाय पियेंगे और देर तक बातें करेंगे, बहुत सारी बातें। तुम चाय बनाओ, मैं जरा मास्टर होचन को फोन करके मालूम करूँ कि उधर क्या सूरत हाल है। थाई किचन की तरफ चली गई और मैं सिटिंग रूम में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा था। मैंने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया। उस वक्त अगरचे 1:30 बजने वाला था, मगर कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। वो मास्टर होचन ही था। तुम कहाँ हो? वो मेरी आवाज सुनते ही चीखा। कांग ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने तुम्हें उन दोनों बदमाशों से लड़ते हुए देखा था। काश मैं भी तुम्हारी वो फाइट देख सकता। लेकिन वजदान, क्या ये तुम्हारी हिमाकत नहीं? इस तरह तो तुम अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लोगे। मैं जिंदगी के कुछ तजुर्बात करना चाहता हूँ मास्टर। फिलहाल किसी ऐसी संगीन सूरत हाल से मैं खुद भी बचना चाहता हूँ, लेकिन ये महज इत्तेफाक था कि उनसे टकराव हो गया। दरअसल मैं थाई वांग के साथ कौशल्या की तलाश में निकला था। हम उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे, पर उसे कत्ल किया जा चुका है। मैंने उनको तमाम तफसील बताई। आखिर में मैंने कहा, उन दोनों ने वहीं से हमारा ताक़ुब किया था। कौशल्या को शायद दिन में किसी वक्त कत्ल किया गया था, और मेरा ख्याल है उस वक्त से उस बिल्डिंग की निगरानी की जा रही होगी।
कौशल्या ने चूंकि सोने की चोरी का राज मुझे बता दिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि उसके कत्ल की खबर सुनकर शायद मैं वहां आऊंगा। मेरा वहां पहुंचना महज एक इत्तेफाक था। वो मुझे या थाई को पहचान नहीं सके थे। उन्होंने महज शुबे की बिना पर हमारा ताक़ुब किया था। थाई मुझे इस रेस्टोरेंट में ले गई थी। उसका ख्याल था कि हम वहां से उन्हें धोखा देकर निकल सकेंगे। वहां कांग अपने 1-2 आदमियों के साथ मौजूद था। उनकी मौजूदगी भी इत्तेफाकिया थी, लेकिन उन्हें देखकर मेरा हौसला बढ़ा था। हमने इस कदर परफेक्ट हुलिया बदला था कि कांग भी मुझे नहीं पहचान सका था। वो तो मेरी आवाज सुनकर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ था। अगर कांग वगैरह ना होते तो जानते हो क्या होता? मास्टर ने पूछा। अगर कांग मुझे नजर ना आता तो हम अकबी दरवाजे से निकल जाते और किसी न किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते। कुछ देर पहले महाराज को भी तुम्हारे बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है। उन्हें अगरचे तुम्हारी कुव्वत बाजू पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए परेशान है कि कहीं तुम धोखे में मारे ना जाओ। सिर्फ चंद रोज और मास्टर, मैं 1-2 दिन बाद दोबारा रिंग करूंगा। विश यू गुड लक बॉय, मास्टर ने कहा और हम दोनों ने फोन रख दिया। मैं थाई वाले कमरे में आ गया। थाई ने ट्रे बेड पर रखी और बेड की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गई। वो चाय के बजाय कॉफी बनाकर लाई थी। वो अभी तक वही लिबास पहने हुए थी जिसमें हम बाहर गए थे, मुख्तसर सी नेकर और मुख्तसर सा ब्लाउज। विग उसके सर पर थी और मेरे सर पर भी। दरअसल इन्हीं विगों ने हमारे हुलिये हद तक बदले थे कि कांग भी हमें नहीं पहचान सका था। मैंने अपनी विग उतारकर कुर्सी पर फेंक दी। थाई को भी विग का ख्याल आया। उसने भी विग उतार फेंकी और अपने बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिर वो अपने बारे में वो बातें बताने लगी जो उसने इससे पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। मैंने जिंदा रहने के लिए बड़े पापड़ बेले। तुमने मेरे बंगले में लड़कियों की नीमुरिया तस्वीर और एल्बम देखे होंगे। दरअसल 5 साल पहले मैंने शहर में एक मसाज पार्लर खोला था। पहले मैं अकेली थी, फिर 2 लड़कियां और रख ली। कारोबार बढ़ता गया तो मेरे पास लड़कियों और लड़कों की तादाद भी बढ़ती गई। उन्हीं दिनों जानकी ने भी अपनी किसी दोस्त के साथ मिलकर अपने मकान में मसाज पार्लर खोल लिया था। मैंने अपना ज़ाती मसाज पार्लर बंद कर दिया और शहर के दूसरे बड़े बड़े मसाज पार्लर्स को लड़कियां और लड़के सप्लाई करने लगी। मैंने सुखमवर्ट रोड जैसे महंगे इलाके में अपना दफ्तर खोल रखा था। बड़ी कमाई है इस बिजनेस में। मैंने भी खूब दौलत कमाई। बैंकॉक के वेस्टर्न यूनियन बैंक में मेरे अकाउंट में आज भी खतीर रकम मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात में मैं अपने बैंक का रुख नहीं कर सकती। इस बिजनेस में कमाई है तो परेशानियां भी बहुत हैं। कभी पुलिस परेशान करती है, कभी सरफिरे गाहक और कभी काम छोड़ने वाले लड़के लड़कियां। मैं बहुत अरसे से काम छोड़ने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन कोई और काम मेरी समझ में नहीं आ रहा था। चंद महीने पहले जानकी देवी का मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस बहाल कर दिया गया, तो उसने अपना मसाज पार्लर बंद करके दोबारा क्लिनिक खोल लिया और फिर उसके कहने पर मैंने भी अपना बिजनेस किसी और को फरोख्त कर दिया। मेरा ख्याल था कि मैं कोई ट्रैवल एजेंसी खोल लूंगी। कुछ अरसा आराम करने के बाद मैंने अपनी एक दोस्त के इश्तराक से ट्रैवल एजेंसी खोल ली। दरअसल उसके पास लाइसेंस मौजूद था और सरमाया मैंने लगाया था। मुझे इस दफ्तर में जाते हुए चंद ही हफ्ते हुए थे कि तुमसे मुलाकात हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे तुम जैसा इंसान मिल गया। यूं तो ये शहर इंसानों का जंगल है, पर मुझे इंसानियत कहीं नजर नहीं आई। हर शख्स ने अपने आप पर फरेब का मलमा चढ़ा रखा है। झूठ, धोखा, रियाकारी लोगों की फितरत सानिया बन चुकी है। दयानत, खुलूस और लगाव मुझे किसी में नजर नहीं आया। मैंने बहुत धोखे खाए। कदम कदम पर ठोकरें खाने के बावजूद मैं अपने आप को ऐसे लोगों से दूर नहीं रख सकी। मैंने अपनी दौलत भी लुटाई और इज्जत भी, लेकिन मुझे धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं मिला। जिस मर्द से मैंने जरा बेतकल्लुफी से बात की, उसने पहली फुर्सत में मुझे अपने बिस्तर की जीनत बनाने की कोशिश की। हत्ता के एक अधेड़ उम्र भिखारी, जिसे मैंने तरस खाकर खाना खिलाने के लिए अपने घर बुलाया था, वो भी खाने को नजरअंदाज करके मुझ पे झपट पड़ा। वो समझा था कि शायद मैंने उसे अपने जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए बुलाया। हर शख्स की नजरों में हविस है, दौलत की हविस, जिन्स की हविस। फिर मुझे तुम मिले। मैं तुम्हें किसी और नियत से लाई थी, मगर तुम मुख्तलिफ साबित हुए। यकीन करो, मैं ऐसे शर्मनाक लिबास कभी नहीं पहनती, लेकिन तुम्हारे सामने ना सिर्फ अधूरे लिबास पहने बल्कि बरहना तक हो गई। मगर शायद तुम्हारे अंदर बर्फ की सिल रखी है जो जरा भी नहीं पिघली। ऐसे मौक़ों पर मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में नफरत की चिंगारियां देखी, और तुम्हारी ये नफरत, जिसे मैं ही महसूस कर सकती थी, मुझे तुम्हारी तरफ खींचती चली गई, मुझे तुम्हारे और करीब ले आई। और फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो हस्ती हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अपना सब कुछ खोकर भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा जहन शदीद उलझन का शिकार था। समझ नहीं पा रही थी कि किस नाते तुम्हें अपने साथ रखूं या किस रिश्ते का सहारा लेकर तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन आज तुमने ये उलझन हल कर दी। जो गुत्थी कई महीनों के जहनी कर्ब से मैं सुलझा ना सकी, वो तुमने चंद लफ्जों में सुलझा दी। इंसानियत का रिश्ता वाकई बहुत अजीम है। ये रिश्ता कौमियत, मजहब, रंगो नस्ल, कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनाता। अपने और तुम्हारे बीच मुझे रिश्ता पसंद आया। अब मुझे वाकई किसी चीज़ का अफसोस नहीं है, ना कोई दुख है।
ना मुझे अपने घर के राख होने का दुख है, ना अपनी दौलत लुट जाने का। अब मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकती, लेकिन अगर कभी तुमने रास्ता बदलने की कोशिश की तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं थाई, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने उस रात मुझे मौत के मुंह से बचाया, मेरी खातिर अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर डाला और आंखों से एक आंसू भी ना बहाया। मेरी खातिर अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा रखी है तुमने। तुम बहुत अजीम हो। तुम्हारे पास रहकर मुझे ऐसा सुकून मिलता है जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं तुमसे अलग कैसे रहूंगा? थाई मेरी तरफ देखती रही, उसकी आंखों में चमक बढ़ गई थी। फिर वो और बातें करती रही और मैं सुनता रहा। उसने खाली मग और ट्रे उठाकर कुर्सी पर रख दिए। वो नीम दराज हो गई। मैंने भी तकिया अपने सर के नीचे रख लिया और आड़ा होकर बैठ के एक हिस्से पर नीम दराज होकर उसकी बातें सुनता रहा। रात इख्तिताम पजीर थी। मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। थाई की आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। फिर मैं नींद के आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख खुली तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। मैंने सर उठाकर देखा। थाई वांग मेरे पैरों पर सर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी तमानियत और मासूमियत थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से पैर हटाकर उसके सर के नीचे तकिया रखा और उठकर सिटिंग रूम में आ गया। उस वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे। मैं कुर्सी पर बैठा ऊँगते हुए जहन से सोच रहा था कि क्या मेरी जिंदगी का सिर्फ यही एक मकसद रह गया है? छुप छुप कर जिंदा रहना तो कोई जिंदगी नहीं थी। मैं कितना भी बहादुर सही, मुझे यह एतराफ बहरहाल करना ही पड़ा कि मेरे दिल में वो खौफ अब भी मौजूद है जिसने मुझे पाबंद कर रखा था। अगर कोई खौफ ना होता तो आजादी से घूमता फिरता, कोई काम करता, अपनी तालीम जारी रखता और जिंदगी की रंगीनियों में दिलचस्पी लेता। मैं कुर्सी पर बैठा सब सोच ही रहा था कि पैरों की हल्की सी चाप सुनकर मैं चौंक गया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वो थाई वांग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे उस पर तरस आ गया। मेरी वजह से ये भी अपना सब कुछ खो बैठी थी और उसकी आजादी भी सल्ब हो गई थी। थाई चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर ले आई। वो दिन भी इसी तरह गुजर गया, कभी ऊँगते, कभी बातें करते और कभी स्क्रैबल और ड्राफ्ट जैसे गेम खेलते हुए। लेकिन अब मुझे इन चीजों से भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं उस शाम भी घर से निकलना चाहता था, मगर ऐसा कर नहीं सकता था। विग से मेरा हुलिया बदल गया था और अब मैं उस हुलिये में भी बाहर नहीं जा सकता था। मुझे एक नए गेटअप की जरूरत थी, मगर यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मैं अपना हुलिया बदल सकता। इत्तेफाक से शाम के 5 बजे के करीब जानकी देवी का फोन आया। उससे मालूम हुआ कि आज के अखबारात में कौशल्या के कत्ल और चाई रोड पर एक रेस्टोरेंट में हंगामे की खबर शाया हुई थी। पुलिस को उन 2 हिप्पियों की तलाश थी जो मकतूला कौशल्या की बहन शांति के साथ उसके फ्लैट पर आए थे और बाद में रेस्टोरेंट में होने वाले हंगामे में भी यही दोनों मुलव्विस थे। झगड़ा उन्हीं की वजह से हुआ था, लेकिन ये दोनों बाद में गायब हो गए थे। क्या शांति का भी कोई बयान अखबार में छपा है? क्या उसके बयान में मेरा नाम भी शामिल है? मैंने जानकी से पूछा। बयान तो शाया हुआ है, मगर तुम्हारा नाम नहीं है। उसने सिर्फ ये कहा है कि वो स्टोर से छुट्टी लेकर निकल रही थी कि एक हिप्पी नौजवान औरत और एक मर्द उसे मिले। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें रात गुजारने के लिए जगह की जरूरत है। उस हिप्पी औरत ने यह भी कहा कि वो अगर रात को किसी फुटपाथ या पार्क में सोएंगे तो पुलिस या गुंडे और बदमाश उन्हें परेशान करेंगे। शांति के बयान के मुताबिक वो महज इंसानी हमदर्दी की बिना पर उन हिप्पियों को अपने फ्लैट पर ले आई थी, मगर कौशल्या की लाश देखकर वो खौफजदा हो गए और बगैर बताए वहां से चले गए। शांति के बयान में कहीं भी तुम्हारा जिक्र नहीं है। मैं जानकी से अखबार में शाया होने वाली खबरों के हवाले से कुछ और बातें पूछता रहा और फिर उसे उन चीजों के बारे में बताया जिनकी मुझे जरूरत थी। जानकी देवी रात 11 बजे के करीब आई थी। वो मेरी मतलूबा चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी लाई थी जिनकी मुझे किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी। अगले रोज शाम को जब मैं तैयार होने लगा तो थाई वांग भी मेरे साथ जाने को तैयार होने लगी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं आज अकेला ही जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो? वो मुसीबत तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुसीबत हूँ? वो चीखी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, वो चील की तरह मुझ पर झपटी। मैं उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपना दिफा नहीं कर सका। थाई ने मुझे कुर्सी से घसीटकर कालीन पर गिरा दिया और मेरे सीने पर सवार होकर पंजे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सच बताओ, क्या मुसीबत हूँ मैं तुम्हारे लिए? हाँ भाई, बहुत बड़ी मुसीबत। देखो ना, ये मुसीबत किस तरह मेरे सीने पर सवार है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर होठों से लगा लिए। वो मेरे सीने से उतर गई। बात यह है थाई, मैंने उठते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ होगी ना तो मैं आसानी से घूम फिर नहीं सकूंगा और इस तरह शायद हम वाकई किसी मुसीबत में फंस जाएं। बात शायद थाई की समझ में आ गई थी। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूंगी, मैं मोहतात रहूंगा ना, मैंने उठते हुए कहा और तैयारी करने लगा। इस मर्तबा मैंने जो अपना हुलिया बनाया वो सड़क छाप गुंडों जैसा था। गर्दन पर बिखरे हुए बाल, जिन्हें पेशानी पर से हटाने के लिए एक इलास्टिक का हेयर बैंड लगा लिया था। इलास्टिक का स्याह रंग का 3 इंच चौड़ा एक बैंड मेरी दाएं कलाई पर भी था।
دائیں رخسار پر زخم کا ایک نشان بھی بنا لیا اور ناک کے قریب بائیں طرف ایک تل بھی نظر آ رہا تھا. جسم پر نیلے رنگ کی کھلے پائچوں کی پتلون اور چمڑے کی بغیر آستین کی جیکٹ تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن میں نے کھلے رکھے تھے تاکہ میرے گلے میں پڑی ہوئی سنہری چین واضح طور پر نظر آ سکے. دائیں پنڈلی پر میں نے چمڑے کے فیتے سے خنجر بھی باندھ لیا تھا. یہاں پر پارٹ 27 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 28 سماعت فرمائیں.